कि पिछले चुनाव में सरकार को बहुत कायदे से समझ में आ गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सिर्फ उनके लिए मेन स्ट्रीम रह गई है। इस देश की आम जनता अब मेन स्ट्रीम से ज्यादा वैकल्पिक मीडिया पर भरोसा करती है। अगर आज टीवी चैनल वैसे ही होते जैसे 2014 से पहले थे तो किसी पॉलिटिक्स की क्या जरूरत होती, मेरे चैनल की क्या जरूरत होती, रवीश को बाहर आकर वीडियो क्यों बनाने पड़ते एक यूट्यूब चैनल पर। अगर इस देश में विपक्ष की आवाज खत्म हो गई, वैकल्पिक मीडिया की आवाज खत्म हो गई, तो जो मीडिया है उसके घर में भी कुछ हुआ तो वो आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। क्योंकि मुझे बस इतना कहना है कि यह लड़ाई सबकी है, यह लड़ाई एक एक आदमी की है। सदियों तक कुछ नहीं बदलता और रातों रात सब बदल जाता है। ट्रंप जिस समय ईरान में गए थे 48 घंटे के अंदर विक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए गए थे, 1 महीने से ऊपर हो गया और आगे कहां कहां तक जंग जाएगी कोई नहीं जानता। तो फिर हमें नया कौन बेवकूफ बनाता? कोई नहीं बनाता है। अब वो फैशन, वो पूरा का पूरा त्योहार खत्म हो गया और हमारे देश की सबसे ऊंची गद्दी पर एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है जिसे मजाक नहीं पसंद है, जिसे कार्टून नहीं पसंद है। मैं याद करता हूं जवाहरलाल नेहरू का वो फेमस आर्टिकल जिसमें वो कहते हैं डोंट स्पेयर मी शंकर। और अगर आप गूगल करेंगे, किताबें ना भी ढूंढना चाहें गूगल भी करेंगे, केवल शंकर के कार्टून्स में नेहरू को आप देख लीजिए। शंकर ने जितने कार्टून नेहरू के बनाए हैं उन कार्टून्स को आप एक साथ देख लीजिए, आप 1964 तक के भारत को भी समझ जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि नेहरू किस हद तक अपने कार्टून्स को बर्दाश्त करते थे और उनसे सीखकर अपनी चीजें बदलते भी थे। प्रॉब्लम यह है, पंकज भैया कह रहे थे कि ये सारे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सब कैपिटलिस्ट के हैं। हम जानते हैं, अखबार भी ज्यादातर कैपिटलिस्ट के रहे हैं, गरीब आदमी अखबार नहीं निकाल सकता। टीवी चैनल सारे रईसों के रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद एक लिबरल डेमोक्रेसी में इन सब जगहों पर स्पेस थी कि आप सरकार की आलोचना कर सकें, आप कह सकें गलत को गलत। मतलब राजीव निगम क्या कर सकते हैं व्यंग करने के अलावा? और राजीव निगम अगर व्यंग नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे और क्या करेंगे? यह सवाल एक बड़ा खड़ा होता है। मंजुल अगर कार्टून नहीं बनाएंगे तो और क्या बनाएंगे? मंजुल कार्टून बनाते रहे हैं तब भी जब मनमोहन सिंह यहां कुर्सी पर थे और तब भी जब नरेंद्र मोदी यहां कुर्सी पर हैं। लेकिन मनमोहन सिंह का जब वो कार्टून बनाते थे तो यही अखबार जो उन्हीं पूंजीपतियों के हैं बड़े शौक से उसको पहले पन्ने पर छापते थे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज कार्टून बनाना इतना मुश्किल है कि एक के बाद एक फेसबुक पेज उड़ाए जा रहे हैं, किसी का ट्विटर अकाउंट उड़ाया जा रहा है, कोई मतलब आप बोल नहीं सकते हैं जैसा माहौल बनना शुरू हो गया है। संजय भाई ने संसद के अंदर आवाज उठाई और वो आवाज हम सब लोगों की आवाज थी। ये पॉलिटिक्स का अकेले का मामला नहीं है, ये राजीव भाई का अकेले का मामला नहीं है, ये किसी चैनल का अकेले का मामला नहीं है। आज ये हैं, कल हम होंगे, परसों जो यहां तमाम सारे लोगों ने वीडियो लगाए हुए हैं, कैमरे लगाए हुए हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। और ये वो आवाज है जो इस देश में विपक्ष की आवाज है। आज कंडीशन ये है कि विपक्ष को कवर करने के लिए मीडिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद भी अगर चाहेगा तो वो नेशनल मीडिया में आ सकता है, लेकिन दूसरी पार्टियों के सांसद और यहां तक कि विपक्ष के नेता को भी बाकायदा मीडिया में आने से रोका जाता है। मीडिया में गलत तरीके से रिपोर्ट किया जाता है या रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है, और यही वजह एक अल्टरनेटिव मीडिया खड़ा हुआ है। अगर आज टीवी चैनल वैसे ही होते जैसे 2014 से पहले थे तो किसी पॉलिटिक्स की क्या जरूरत होती, मेरे चैनल की क्या जरूरत होती, रवीश को बाहर आकर वीडियो क्यों बनाने पड़ते एक यूट्यूब चैनल पर, अजित अंजुम जैसे पत्रकार को अलग से वीडियो क्यों बनाने पड़ते, या तमाम नाम आप गिनते चले जाइए। ये इन सारे लोगों को अलग से आकर अपनी बात क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में उसकी जगह खत्म हो गई थी। और दिक्कत तलब बात यह है कि पिछले चुनाव में सरकार को बहुत कायदे से समझ में आ गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सिर्फ उनके लिए मेन स्ट्रीम रह गई है। इस देश की आम जनता अब मेन स्ट्रीम से ज्यादा वैकल्पिक मीडिया पर भरोसा करती है। बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है कि पंकज भाई से मेरी कुछ आपत्तियां हो, इनकी कुछ बातें मुझे ना पसंद आते हों, मेरी बातें इनको ना पसंद आती हों, हमारी आपसी सहमतियां हों, लेकिन एक बात पर हमारी सहमति है, उसमें संजय भाई भी शामिल है, उसमें पंकज भाई भी शामिल है, उसमें हम सब लोग शामिल हैं कि अगर आप मेरी आलोचना करना चाहते हैं अपने चैनल पर तो यह आपका हक है। अगर संजय भाई के किसी भाषण को शानदार कहने का मुझे हक है तो बेकार कहने का भी मुझे हक है।
अगर मेरा कुछ गलत है या कहीं कुछ गलत है तो उस पर टिप्पणी करने का हक है। लोकतंत्र ऐसे ही तो बनता है, संसद ऐसे ही तो बनी थी, कम से कम राज्यसभा ऐसी ही बनी थी। जिसको क्या बना दिया गया है बताने की जरूरत नहीं है। एक विपक्ष की बड़ी पार्टी का नेता खड़ा होकर कहता है कि अगर आप नहीं बोलने देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, और हमारे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि तो बैठ जाइए, प्रधानमंत्री का नाम मत लीजिए, बैठ जाइए। और मैं एक बात और बताऊं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। सबको फर्क पड़ेगा, जनता के लिए भी उतना ही बड़ा फर्क पड़ेगा। आज आपके सवाल फिर भी उठ जाते हैं। अगर इस देश में विपक्ष की आवाज खत्म हो गई, वैकल्पिक मीडिया की आवाज खत्म हो गई, तो जो मीडिया है उसके घर में भी कुछ हुआ तो वो आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि उनके अपने चैनलों पर वो आवाज उठाने नहीं दी जाएगी। इसलिए लंबी बात मुझे नहीं करनी है, मैं बस इसमें शामिल होने और इन सॉलिडेरिटी कहने आया था कि मैं इस लड़ाई में शामिल हूं, मैं आप लोगों के साथ हूं, ये कहने आया था। मुझे बस इतना कहना है कि यह लड़ाई सबकी है, ये लड़ाई एक एक आदमी की है, ये लड़ाई एक एक नागरिक की है, और अपनी असहमतियों के साथ इस लड़ाई को हमको साथ में लड़ना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनसे मेरी पटती है कि नहीं, इनसे मेरी पटती है कि नहीं, पर्सनल क्या है क्या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हम सुलझा लेंगे, वो हम ड्राइंग रूमों में सुलझा लेंगे, वो चाय की दुकानों पे सुलझा लेंगे, वो सड़कों पे सुलझा लेंगे। फर्क इस बात से पड़ता है कि इस देश में अभिव्यक्ति का अधिकार मूल अधिकार है नागरिक का, और अगर उसको दबाया जा रहा है तो कम से कम हमारे बच्चे ये ना कह सकें कि हमारे पुरखों ने इस पर आवाज भी नहीं उठाई। आवाज उठाने का हक तो हमारा है, उसे दबा दिया जाए, उसे किनारे कर दिया जाए, माना जाए ना माना जाए, समय बताएगा। एक बात मैं जानता हूं और वही कह के मैं खत्म करूंगा। एक पुरानी रशियन कहावत है, सदियों तक कुछ नहीं बदलता और रातों रात सब बदल जाता है। ट्रंप जिस समय ईरान में गए थे, 48 घंटे के अंदर विक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए गए थे, 1 महीने से ऊपर हो गया, और आगे कहां कहां तक जंग जाएगी कोई नहीं जानता। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जगहों पर, मैंने एक किताब तानाशाहों पर ही लिखी है। चाउसेस्कू का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। चाउसेस्कू और उसकी पत्नी का डंका बसता था। डंका बसता था मतलब बसता था। कुछ दिक्कतें इकोनॉमिक शुरू हुई, एक भाषण देने वो आया और उस भाषण में जरा सा अटक गया, उसकी जबान फिसल गई थोड़ी सी, लगा कि उसके अंदर डर आ गया है। जनता ने वो डर पकड़ लिया। 24 घंटे के अंदर चाउसेस्कू गद्दी से हट गया, और उसके बाद जो हुआ वो आप सब लोग जानते हैं। संघर्ष की जरूरत इसीलिए होती है कि हमारी पीढ़ी को मिले, अगली पीढ़ी को मिले। संघर्ष की परंपरा लगातार चलनी चाहिए, और आवाज उठाने के हक के लिए संघर्ष हमारे समय का सबसे बड़ा संघर्ष है। और मैं बिल्कुल पंकज भाई से सहमत हूं कि मैं खुद को विपक्ष का हिस्सा मानता हूं। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे किसी पार्टी में शामिल नहीं होना, लेकिन जो जो इस तानाशाही सरकार के खिलाफ बोलता है, मैं हर उस पार्टी में शामिल हूं, मैं हर उस आवाज में शामिल हूं।